हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? आज आपसे मुलाकात करने का एक बहुत बड़ा अच्छा सा रीज़न मिला हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे ये एमएसएमई एक्ट की जो पेमेंट टाइमलाइन की बात हो रही है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। वो टाइमलाइन क्या है और ये क्यों किस लिए आया है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन ओवरऑल 6 पार्ट्स में बातें करेंगे। 6 पार्ट में अपन ने इस वीडियो को डिवाइड किया है। और हम क्या बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर? पहले पार्ट में तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्शन 43B क्या है, क्यों है, ये पहले से था तो उसमें क्या प्रोविजंस थे। हमारा पहला पार्ट उसके रिगार्ड में रहेगा। दूसरे पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि ये क्या नए प्रोविजन आया है सेक्शन 43B में, जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है भाई साहब। ये क्यों बनाया है सेक्शन, ये नया प्रोविजन। जब उस नए प्रोविजन के बारे में बात करेंगे तो कुछ बात आएगी, कुछ टर्म्स आएगी जिसे हम बोलते हैं M&S, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो हम बात करेंगे ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है। फिर उसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि ये पेमेंट टाइम लिमिट्स क्या है। हम पेमेंट टाइम लिमिट्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही अगेन सेक्शन 43B में कहीं बात कर ली इन्होंने कि पेमेंट टाइम लिमिट्स क्या है, तो उसकी जानकारी भी अपन इस वीडियो में लेंगे। उसके बाद हमने कुछ इसमें केस स्टडीज बनाई हैं जिसके थ्रू हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के थ्रू समझ सके कि कौन सा टाइम पीरियड में कैसे हमको डिसीजन लेना है। एंड एट लास्ट कि भाई साहब हमें करना क्या है, तो प्रैक्टिकली हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो एट लास्ट अपन पूरे चीज़ें डिस्कस करके प्रोविजन डिस्कस करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ये सेक्शन 43B है क्या। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 43B के नाम से काफी पुराना सेक्शन चल रहा है जो ये बातचीत कर रहा है कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा हम पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे, एक्रूअल बेसिस पर नहीं। भले ही मेरा अकाउंटिंग का मेथड कैश बेसिस हो या मर्केंटाइल बेसिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम खर्चा क्या करेंगे, पेमेंट बेसिस पर अलाउ करेंगे। पहले इसमें 7 प्रोविजंस थे, 7, और 8वां अभी आ गया फाइनेंस बिल 2023 से, मतलब जो अमेंडमेंट होके नया ऐड हुआ है। अब वो जो 7 प्रोविजंस थे उसमें से अपन एक आध का नाम लेके थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। उन 7 प्रोविजंस में से कुछ खर्चे थे जो रिगार्डिंग बोनस पेड टू एम्प्लॉयज, टैक्स पेमेंट्स, जैसे अपना आप जीएसटी पे कर रहे हैं, जैसे कि आप दूसरे कुछ टैक्सेस पे कर रहे हैं अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। कौन कौन से टैक्सेस हो सकते हैं भाई साहब? म्यूनसिपल टैक्सेस हो सकते हैं जो कहीं आपके बिजनेस में इंक्लूड करने पड़े अपन को, है ना। तो वो सारे टैक्स पेमेंट्स की बात हो रही है। देन हम बात कर लेते हैं कि ईएसआई एंड पीएफ में जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, तो ये सारे प्रोविजंस कहीं ना कहीं पहले से 43B में थे। बट इन सारे प्रोविजंस में एक अपन को छोटा सा बेनिफिट मिलता था। कहा यही गया था कि पेमेंट बेस पर डिडक्शन मिलेगा। किस बेसिस पर? पेमेंट बेस पर डिडक्शन मिलेगा। बट उसमें एक छोटा सा काम किया हुआ था उन्होंने, उन सारे केसेस के अंदर जो हमारी ड्यू डेट दे रखी थी, वो ड्यू डेट दे रखी थी सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट, जो कि कौन सी ड्यू डेट हो गई, हमारे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट हो गई। तो उन सब में ड्यू डेट हमारी कहां तक एक्सटेंडेड थी? सेक्शन 139(1) में हम जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए था। ठीक है ना भाई साहब? तो अगर मैंने कोई बोनस ड्यू किया था अपने एम्प्लॉयज को 31 मार्च 2024 में, तो उसका पेमेंट कब तक कर सकते थे हम? 31 जुलाई 2024 तक, या फिर 31 अक्टूबर 2024 तक, या फिर 30 नवंबर 2024 तक। जो भी इन तीनों में से आपकी ड्यू डेट एप्लीकेबल हो रही है, उस ड्यू डेट तक हम इसका पेमेंट कर सकते थे। कर सकते थे नहीं, कर सकते हैं। मगर एक नया प्रोविजन आया। नया प्रोविजन क्या आया?
सेक्शन 43B में एक इन्होंने नया क्लॉज ऐड किया जिसको इन्होंने नाम दिया क्लॉज एच, जो अभी सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साहब क्या परेशानी हो रही है इसमें? इस क्लॉज के अंदर इन्होंने ये कह दिया कि अगर हमको किसी भी खर्चे का पेमेंट किसको करना है? माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को करना है। अगर हमको किसी भी खर्चे का पेमेंट माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को करना है तो वो पेमेंट हमको कर देना होगा सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दी है। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लिमिट दी है उसमें हमको ये पेमेंट करना होगा। और अगर हमने उस टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ का मीनिंग वो खर्चा हमारे नेट प्रॉफिट में वापस जोड़ दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया पूरा, उसमें हमारा प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए का, और मान लेते हैं कि कुछ 3-4 लाख रुपए के पेमेंट्स ऐसे थे जो हमने अभी तक पे नहीं किए। वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई उसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो 10 लाख में हम उस 3 लाख के खर्चे को ऐड कर देंगे और आपकी इनकम कितनी मान लेंगे? 13 लाख रुपए आपकी इनकम मान लेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो बड़ा ही खतरनाक प्रोविजन लेके आई है ये गवर्नमेंट। और क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी खर्चे का पेमेंट करना है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के हिसाब से उसका पेमेंट कर दो। अगर नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउ। अब बाद में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना कभी ना कभी। तो अगर उस ड्यू डेट के बाद में हमने पेमेंट किया तो जिस साल हमने पेमेंट किया उस साल खर्चा मिलेगा। मैंने अगर कोई खर्चा किया था जनवरी 2024 में और उसका पेमेंट मैं टाइम लिमिट के बाहर जाके कर रहा हूं, उनसे मैंने टाइम लिमिट के बाद में उस खर्चे का पेमेंट किया मई 2024 में, तो मेरे को खर्चा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं मिलेगा। मेरे को खर्चे का बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, एग्जैक्टली टाइम लिमिट क्या है वो भी आगे बात करेंगे ना, थोड़ी देर में बात करेंगे उस चीज के बारे में भी कि एग्जैक्टली टाइम लिमिट क्या आ रही है, एग्जैक्टली ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, वापिस से रिपीट कर रहा हूं। इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि अगर हमको कोई भी पेमेंट करना है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को तो विद इन ड्यू डेट करें। अगर ड्यू डेट के अंदर नहीं किया तो खर्चा पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल हम अलाउ करेंगे। अब बात करते हैं कि पहले अपन ने बात करी 43B में टाइम का एक्सटेंशन मिल रहा है कहां तक? 139(1) में रिटर्न फाइल करने तक, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर जो भी। बट अगर अपन ध्यान दें तो इस बेनिफिट में इन्होंने लिख दिया एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच। और क्लॉज एच क्या है? क्लॉज एच है हमारा एमएसएमई वाला। और एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पेमेंट को छोड़ दो। तो इन्होंने सब पेमेंट्स के लिए 43B में ड्यू डेट्स नहीं बनाई है, केवल कुछ के लिए बढ़ाई और कुछ के लिए नहीं बढ़ाई। या ये बोल दूं कि केवल एक के लिए ड्यू डेट नहीं बढ़ाई, बाकी सबके लिए ड्यू डेट बढ़ा दी है। ये निराला है भाई साहब, स्पेशल है। तो इसमें हमने ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है। अब इस प्रोविजन को अच्छे से समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या मीनिंग है। तो पहले अपन बात करते हैं ये एंटरप्राइजेस क्या होता है। अपन वर्ड्स को बाइफरकेट कर रहे हैं, हम अपन ने उसका संधि विच्छेद कर दिया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में माइक्रो को अलग और एंटरप्राइजेस को अलग, या स्मॉल को अलग और एंटरप्राइजेस को अलग। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि एंटरप्राइजेस क्या होता है। एंटरप्राइजेस का मीनिंग है कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्मेट में हो, वो वेदर वो कंपनी के फॉर्मेट में काम कर रहा हो, वेदर वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के फॉर्मेट में काम कर रहा हो या एलएलपी के फॉर्मेट में काम कर रहा हो, किसी भी फॉर्मेट में काम करे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है,
इन दो कंडीशंस में हम उनको क्या मानेंगे, एंटरप्राइजेस मानेंगे। तो या तो वो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो तो ही वो एंटरप्राइजेस है। अगर वो ट्रेडर है, ट्रेडर का मीनिंग क्या हुआ साहब, माल खरीदता है और माल बेचता है, प्रोसेस कुछ नहीं करना है, खरीदा और एज इट इज बेचा। जैसे एक मोबाइल वाला आदमी है, मोबाइल खरीदता है और मोबाइल बेचता है, मोबाइल की दुकान है। इन दैट सिनेरियो वो एमएसएमई में नहीं आता है, वो एंटरप्राइजेज ही नहीं आता है। एंटरप्राइजेज होने के लिए या तो आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए हो या सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए हो। जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस प्रोविजनिंग हो गई, प्रोवाइडिंग ऑफ अ सर्विसेज। या फिर कोई पर्सन जो स्टील खरीद कर उसके बर्तन बनाता है, लकड़ी या लोहा खरीद कर उसका फर्नीचर बनाता है, तो वो भी क्या हो गया, वो मैन्युफैक्चरर हो गया या प्रोड्यूसर हो गया। तो केवल एंटरप्राइजेज उन्हीं माना है जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करे या सर्विस का प्रोविजनिंग करे। तो मेरे हिसाब से एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। तो हमने एक पार्ट तो समझ लिया, अब दूसरा पार्ट समझ लेते हैं कि ये माइक्रो क्या होता है और स्मॉल क्या होता है। ये माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई एक्ट में भी कहीं नहीं दी हुई है, ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसकी डेफिनेशन को समझाया गया है। और नोटिफिकेशन आया था अपने कोविड पीरियड में, और इस डेफिनेशन का इम्प्लीकेशन हुआ है 1 जुलाई 2020 से। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, दो पार्ट में डिवाइड करके, दो कंडीशन है बेसिकली। तो वो दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी तभी आपको हम माइक्रो या स्मॉल बोलेंगे। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर छूट गई तो आप उस कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे, आप उस कैटेगरी में नहीं रहेंगे। क्या कंडीशंस है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस हम उन्हें कहेंगे जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में। और प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, जो प्रोडक्शन करने में काम आए या सर्विस का प्रोविजन करने में काम आए। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई कार, ये चीजें प्लांट एंड मशीनरी में नहीं इंक्लूड होगी। प्लांट एंड मशीनरी एग्जैक्टली वो हो गए जो प्रोडक्शन में काम आए। हाँ, कार इंक्लूड हो सकती है अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हो, कार टैक्सी सर्विसेज दे रहा है तो वहां पे वो इंक्लूड हो जाएगी। बट अगर आपका जनरल प्रोडक्शन का बिजनेस है उसमें तो कार प्लांट एंड मशीनरी में काउंट नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन आ रही है हमारे टर्नओवर के ऊपर कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी लेस देन 1 करोड़ या अप टू 1 करोड़, एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हो, 1 करोड़ से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। फिर अपन बात कर लेते हैं ये स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है। माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटा, स्मॉल का मतलब क्या है, माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा। तो यहां पे प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की लिमिट इन्होंने 1 करोड़ की जगह क्या कर दी, 10 करोड़। और टर्नओवर की लिमिट भी क्या करी, 5 करोड़ की जगह 50 करोड़। तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से एक्सीड ना हो और टर्नओवर भी 50 करोड़ से एक्सीड ना हो, तो मैं क्या हूं, स्मॉल एंटरप्राइजेस। कंबाइंड वे में ध्यान रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमको किसी के लिए भी ये चीज चेक करनी है कि उसका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड ना हो और उसका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। तो वो क्या आ जाएगा, या तो वो माइक्रो हो जाएगा या वो स्मॉल हो जाएगा। देखो दोनों में प्रोविजन सेम है इनकम टैक्स में, तो अपन इसको कंबाइंड करके चेक कर रहे हैं कि भले माइक्रो हो या स्मॉल हो, कंडीशन सेम लग जाएगी। तो मैक्सिमम साइड पर ध्यान रखना कि 10 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी, 50 करोड़ टर्नओवर। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने माइक्रो को समझ लिया, स्मॉल को समझ लिया, हमने एंटरप्राइजेस को समझ लिया। तो ये तो अच्छी बात है, ये एक चीज तो कंप्लीट हो गई। अब आगे के पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि जो सेक्शन था 43B है वो बात कर रहा था एमएसएमई को पेमेंट हो और किस में पेमेंट हो, क्या था, हाँ सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट में पेमेंट हो। तो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट
में टाइम लिमिट क्या दी गई है भाई साहब, वो टाइम लिमिट को भी समझना पड़ेगा। उस टाइम लिमिट को समझते हैं। उस टाइम लिमिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट कि हमने रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लिया। मैं वापस कह रहा हूं, रिटर्न, वर्बल नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी चीज वर्बल में मानता है क्या साहब? सबूत चाहिए, लॉ है ना। तो सबूत क्या होगा? जब राइटिंग में होगा तभी सबूत होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्बल से काम नहीं चलेगा। अब मैं इतने सारे लोगों से माल खरीदता हूं, सप्लायर्स खूब सारे हैं भाई साहब, किस किस से रिटर्न एग्रीमेंट करूं? अच्छा, फिर स्टैम्प पेपर पे करूं, लेटर हेड पे करूं, कितने का स्टैम्प लाऊं? बड़ी माथाफड़ी का काम हो जाएगा। रुको ना यार, थोड़ा इजी कर देते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब हमेशा स्टैम्प का एग्रीमेंट या लेटर हेड का एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब मैं उसे माल खरीद रहा हूं तो वो मेरे को क्या देगा? वो मेरे को देगा इनवॉइस। और इनवॉइस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन P&C। उसमें से एक जगह वो पेमेंट टर्म्स लिखवा दो भाई साहब। जब आपने उस पर पेमेंट टर्म्स लिखवाया तो वही आपका क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। क्योंकि इनवॉइस एक्सेप्ट किया जब तो बिल एक्सेप्ट हुआ। ठीक है ना। तो रिटर्न एग्रीमेंट का मीनिंग एग्जैक्टली स्टैम्प या लेटर हेड से नहीं है, हमारा इनवॉइस भी रिटर्न एग्रीमेंट का काम कर सकता है। अगर हमारा एग्रीड है टर्म्स किसी भी तरीके से, इनवॉइस के तरीके से या रिटर्न एग्रीमेंट के तरीके से, तो हमारी ड्यू डेट क्या आ जाएगी पेमेंट की? हमारी ड्यू डेट आ जाएगी बिफोर एग्रीड डेट। बिफोर एग्रीड डेट का मतलब कि भाई साहब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया कि बी लिमिटेड को मैं माल बेच रहा हूं, ए लिमिटेड ने कहा माल ले जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट मेरे को 60 डेज में चाहिए। बिल पे लिख दिया, इनवॉइस पे लिख दिया पेमेंट टर्म 60 डेज। तो बी लिमिटेड को 60 डेज से पहले पेमेंट करना है, 60वां दिन ड्यू डेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब, आपको तो नहीं है, बट एमएसएमई एक्ट को दिक्कत है। एमएसएमई एक्ट ने बोल दिया कि साहब किसी भी सिनेरियो में हम 45 दिन से बाहर नहीं जाएंगे। आपकी तो इच्छा होगी आप एक साल लिख दोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। काम कैसे चलेगा? जैसा लॉ कह रहा है वैसे चलेगा। तो लॉ ने तो एक जगह लिख दिया कि साहब जो भी आप पेमेंट टर्म्स डिसाइड करते हो वो ओके है, मगर 45 दिन से ज्यादा नहीं। तो ये 60 डेज का क्लॉज यहां पे गड़बड़ा जाएगा। हाँ, एक बात जरूर समझ लेते हैं, अगर 60 डेज की जगह वो कहता है कि 30 डेज है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपन को तो दिक्कत ही है ना, जल्दी पेमेंट देना पड़ेगा। तो लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। लॉ कहता है कि हम 45 दिन या आपका जो एग्रीड टर्म है विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उसको लेंगे। किसी भी सूरत में 45 दिन से ज्यादा का टाइम हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है ना दोस्तों? एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे पार्ट पे आते हैं। अगर मैंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं किया, कहीं पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, ना तो मेरा रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, एंड इनवॉइस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इनवॉइस पे भी नो पेमेंट टर्म्स, तो क्या करें? तो भाई साहब फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि लॉ ने वहां पे कह दिया कि जो आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है, उस डेट ऑफ इनवॉइस से हम कितना टाइम देंगे? 15 डेज का। 15 डेज खत्म हुए और 16th डे क्या हो गई? ड्यू डेट। 16th डे क्या हो गई? आपकी ड्यू डेट हो गई। तो बिल्कुल 15 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। 15 दिन में पेमेंट करना है। 16वें दिन के बाद अगर पेमेंट हो रहा है तो वो क्या हो गया? डिले हो गया पेमेंट का। तो क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? क्या चीज समझ में आ रही है इससे? हमको इतना सा समझ में आ रहा है भाई साहब कि किसी के साथ भी काम करो पेमेंट टर्म डिसाइड करके करो।
या तो रिटर्न एग्रीमेंट कर लो या उसको बोलो भैया इनवॉइस में पक्का पक्का लिख के दो कि 45 दिन में पेमेंट करना है या 30 दिन में पेमेंट करना है। अगर मान लेते वो इनवॉइस में भी नहीं लिखता हो तो क्या करें? एक अल्टरनेट और है हमारे पास। हम चाहें तो काफी पार्टीज प्रोफेशनली बहुत अच्छे से चीजें यूज करती है और वो परचेज ऑर्डर इशू करती है किसी भी चीज के लिए। अगर आप परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हो तो आप परचेज ऑर्डर में पेमेंट टर्म्स लिखवा दीजिए। उससे क्या होगा भाई साहब? उसने आपको माल क्यों दिया, ऐसा समझने की कोशिश करें। उसने आपको माल क्यों दिया? वो माल आपको तभी भेजेगा ना जब आप उसको परचेज ऑर्डर दे रहे हो। तो उसने परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और आपने उसको परचेज ऑर्डर दिया है, तो हो गया ना रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है ना? तो उस परचेज ऑर्डर को भी हम रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू काम में ले सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर में भी पेमेंट टर्म्स डाल सकते हैं हम। परचेज ऑर्डर में पेमेंट टर्म्स हो जाए या इनवॉइस में पेमेंट टर्म्स हो जाए, वो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट का काम करेगा। और कम से कम कितना टेन्योर डालें? 45 डेज का तो टेन्योर डालना ही चाहिए। तो चलिए वापस रिकैप कर लेते हैं। अपन ने बात करी थी इनकम टैक्स एक्ट में 43B में नया क्लॉज आया उसकी। उस क्लॉज में बात करी उन्होंने कोई भी अमाउंट किसको पेबल हो? एमएस एंटरप्राइजेस को। एमएस एंटरप्राइजेस का मतलब क्या हुआ? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। और वो पेमेंट कितने दिन में होना था? पेमेंट होना था सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, जो भी टाइम लिमिट वहां पे आ रही है। तो हमने माइक्रो और स्मॉल क्या होता है उसको समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि पेमेंट कितने टेन्योर में करना है। बट भाई साहब दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो है। तो एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, क्योंकि अपन ने उसमें कुछ डेट्स ले ली है और डेट्स के थ्रू आपको आगे उसके बारे में समझा ही देते हैं। क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं साहब। देखिए, मैंने किसी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया या मेरे उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ड्यू डेट क्या हमेशा डेट ऑफ इनवॉइस से शुरू होगी क्या? ड्यू डेट हमेशा डेट ऑफ इनवॉइस से शुरू नहीं होती है। ड्यू डेट हमेशा स्टार्ट होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस किसका? उस इनवॉइस का एक्सेप्टेंस, उस माल का एक्सेप्टेंस। वहां से ड्यू डेट काउंट होगी। अब दूसरी चीजों के प्रॉब्लम में नहीं फंस के अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ड्राफ्ट कर रहे हैं कि जो हमारी इनवॉइस डेट है हमने उसी दिन माल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना? तो अपने एग्जांपल में अपन ने ले लिया कि हमारी डेट ऑफ इनवॉइस है 18 मार्च 2024 और हमारा एक्सेप्टेंस का डेट भी वही है। अब मोटे मोटे तौर पे बात करें तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेरा पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड होगा या मेरा पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड नहीं होगा। फिर भी आपको परेशान करने के लिए मैंने 3 कंडीशन बना दी। क्या करें, लॉ वाले परेशानी इतना करते हैं, है ना? तो आपको आगे फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो इसलिए ये छोटी सी परेशानी सहन कर लेते हैं। क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? पहला एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि पेमेंट टर्म्स हमारे डिसाइडेड है और कितने टेन्योर के डिसाइडेड है? 30 डेज का डिसाइडेड है। देखो, अपन ने पहले भी बात करी थी मैक्सिमम टाइम हम कितना देंगे? 45 डेज का देंगे। तो या तो 45 डेज से कम है ना भाई साहब, तो हम यहां पर टाइम पीरियड कितना देंगे? हम टाइम पीरियड 30 डेज का ही देंगे। 30 डेज के हिसाब से हमारी ड्यू डेट क्या निकलती है? 17 अप्रैल। 18 मार्च का बिल था ना, तो 18 मार्च 24 प्लस 30 डेज, वो कितना हो गया? 17 अप्रैल। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मैं 17 अप्रैल से पहले पेमेंट करूंगा या 17 अप्रैल के बाद में पेमेंट करूंगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं कि मैंने 17 अप्रैल से पहले पेमेंट किया। पहले पेमेंट किया तो खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउ। खर्चा अलाउ हो जाएगा का मतलब क्या है? कुछ भी एड बैक नहीं होगा। जो नेट प्रॉफिट आया था वो ओके, एकदम टकाटक। बट अगर आपने वो पेमेंट 17 तारीख के बाद किया, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल में लिया है 20 अप्रैल को किया, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा भाई साहब। 3 दिन की देरी करी और दुर्घटना घटित हो गई। क्या दुर्घटना हो गई आपके साथ? कि जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा था उस नेट प्रॉफिट में हम ये वापस खर्चा ऐड कर देंगे जितने बिलों का आपने पेमेंट लेट किया, 30 दिन के बाद किया।
क्योंकि हमारा यहाँ पे एग्रीड टर्म ही 30 डेज का था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत तो होगी ना साहब, डिसअलाउ हो रहा है। अरे भाई तो टाइमली पेमेंट कर दो, वीडियो इसलिए तो बना रहे हैं। चलते हैं आगे अगले एग्जांपल पे कि अब हमारे पास यहाँ पर पेमेंट टर्म्स है 60 डेज का। अगेन बात कर लेते हैं, 18 मार्च 24 का बिल था, 60 दिन जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 मई 24 बराबर लिखा हुआ है। तो पेमेंट कब से पहले करना है, 17 मई 24 से पहले। अरे यार इतना जल्दी भूल गए। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी अलाउड है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 दिन की अलाउड है। ये 60 दिन धोखा है। हमको कितना दिन ही ऐड करना है, 18 मार्च 24 में हमको केवल 45 दिन ही ऐड करने हैं। और 45 दिन से डेट क्या आएगी, 2 मई 24। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं बहुत फटाफट कैलकुलेशन करता हूँ, आप भी करना सीख जाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं डिसअलाउंस हो जाएगा। तो 18 मार्च में 45 दिन जोड़ेंगे तो ड्यू डेट क्या आएगी, 2 मई 2024। तो मेरे को ये 17 मई के कंफ्यूजन में नहीं जाना है, मेरे लिए ड्यू डेट क्या हो गई, 2 मई 24 हो गई। अब अगर मैं पेमेंट 2 मई 24 से पहले करता हूं तो खर्चा हो जाएगा अलाउ। अलाउ का मतलब क्या है साहब, आपका नेट प्रॉफिट टकाटक, कुछ ऐड नहीं करना है। और अगर मैंने 2 मई के बाद उसको किया तो वो खर्चा हो जाएगा डिसअलाउ। फिर से वही कहानी, फिर से वही दुख। क्या हो गया, इनकम बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, क्योंकि ये खर्चा हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। लास्ट पार्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने तो पेमेंट टर्म्स डिसाइड ही नहीं करी, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों करी गलती, क्योंकि टाइमिंग क्या आ गया, 16th डे। अपन ऊपर भी डिस्कस किया था, अगर पेमेंट टर्म्स नहीं है तो टाइम लिमिट कितना हो जाएगा, 16th डे। अगेन हमारा बिल कब का था, 18 मार्च 24 का। इसमें जोड़ेंगे हम 16 दिन। 16 दिन जोड़ते क्या आ गया, 3 अप्रैल 2024। तो हमको पेमेंट किससे पहले करना है, 3 अप्रैल 24 से पहले पेमेंट करना है। अगर हम 3 अप्रैल से पहले पेमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, खर्चा अलाउड, अदरवाइज डिसअलाउड। तो देखिए एक पॉइंट में हमने पेमेंट किया है 2 अप्रैल को, तो यहां खर्चा तो हो जाएगा अलाउ, सब कुछ बढ़िया। और दूसरी जगह पे हमने किया है 17 अप्रैल को पेमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा डिसअलाउ। वही पुराना दुख जाग उठेगा, टैक्स ज्यादा लग जाएगा भाई साहब, टैक्स ज्यादा लग जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली सारा प्रोविजन अपन ने डिस्कस कर लिया, बट मन में एक ही सवाल अब भी उठ रहा है, करना क्या है भाई साहब, कैसे समझेंगे, कैसे रोकेंगे, कहां से क्या डिटेल लेंगे। तो इसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में समझ लेते हैं। पहला पार्ट, एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो सजेस्टिव फॉर्मेट है एक डॉक्यूमेंट का, जो आपको अपने सप्लायर से लेना है, जो आपको माल सप्लाई करता है, जो आपको सर्विसेज सप्लाई करता है, आप उससे वो डिक्लेरेशन लोगे। वो डिक्लेरेशन क्या कह रहा है, वो डिक्लेरेशन इतनी जानकारी मांग रहा है कि साहब आप मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका क्या कैटेगराइजेशन आ रहा है, स्मॉल, मीडियम या माइक्रो। वो इंफॉर्मेशन उनसे राइटिंग में ले लो, एक अलग से फाइल उसकी मेंटेन कर लो, मेल पे ले लो, जैसे भी लो, रिटर्न फॉर्मेट में लो, रिकॉर्ड्स में रहे, ताकि इनकम टैक्स में बाद में प्रूफ करने में काम आ जाए। ये बात भी ध्यान रखना कि ये डिक्लेरेशन हमको हर साल लेना पड़ेगा भाई साहब। क्यों, अरे इस साल वो स्मॉल था क्योंकि पिछले बार में उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम था, और बाद में टर्नओवर 50 करोड़ से बाहर चला गया तो वो स्मॉल नहीं रहा ना, वो मीडियम एंटरप्राइजेस में चला जाएगा, और मीडियम एंटरप्राइजेस पे ये डिसअलाउंस लगता नहीं है। तो आपको भी वो चीज ध्यान रहेगी ना
तो आपको अपने सप्लायर से हर साल डिक्लेरेशन ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट है, पहली चीज। दूसरी बात कि साहब डिक्लेरेशन ले लिया तो उससे क्या होगा, उससे तो इतना ही पता पड़ेगा ना कि माइक्रो है या स्मॉल है। तो आपने अपने क्रेडिटर्स को बाइफरगेट कर लेना है कि ये क्रेडिटर्स मेरे माइक्रो एंड स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये चेक कर लेना है कि इनको सारा पेमेंट टाइम पर हो। सारा पेमेंट मतलब अरे 31 मार्च तक का जो भी बिल ले रहे हो, जैसे अपन ने एग्जांपल में 18 मार्च का बिल लिया, उसकी ड्यू डेट जो भी अप्रैल में या मई में आ रही थी, उस ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट हो जाए, नहीं तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। आपका जो सीए है वो आपसे 31 मार्च के आउटस्टैंडिंग की लिस्ट लेगा, वो चेक करेगा आगे भी उसका पेमेंट टाइम पे हुआ या नहीं हुआ। उस दिन तक का जो बकाया था, अगर वो ओवर एंड अबव ड्यू डेट तक बकाया है तो वो तो ऐड होना ही है। और आगे का भी पेमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं किया, जो बिल बाद में ड्यू हो रहे थे, वो भी ऐड बैक हो जाएंगे। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पुराना बिल है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, से आपका अक्टूबर का बिल है, उसका पेमेंट हो जाना चाहिए 45 दिन का मतलब क्या है, दिसंबर में पेमेंट हो जाना चाहिए था। दिसंबर तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसका पेमेंट मार्च में तो कर दो, ताकि वो खर्चा इसी साल अलाउ हो जाए, क्योंकि इस साल में डिसअलाउ होगा पेमेंट नहीं करने की वजह से, और वापस पेमेंट करंट ईयर में कर दिया, इसलिए करंट ईयर में ही उस खर्चे को हमको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई साहब, तो याद रखिए उसका मार्च में पेमेंट कर दीजिए। और जो भी बिल आपके 31 मार्च के बाद ड्यू हो रहे थे, उनका भी टाइमली पेमेंट कर दें, ताकि खर्चे का कुछ भी डिसअलाउंस नहीं हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके जो भी सवालात थे उसको मैंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, अपन ने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी चीजों को समझा है। हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में भी अपन ने बात कर ली है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो मेरा मेल आईडी इस वीडियो के लास्ट में शेयर किया है मैंने, आप उस मेल आईडी पे क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले एक इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।